हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइडिया पेज अपन डिस्कस करने वाले थे, वो बच गया था अपना। एडिटोरियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये 3 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। एक तो द कांस्टेंट इरिटेंट टू पावर, जो केशवानंद भारती केस के बाद में बेसिक डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट जो आया था इंडिया में, जुडिशरी ने जो दिया था, उससे रिलेटेड अपन पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इस डॉक्ट्रिन ने कितना इफेक्टिवली काम किया है, कितना जुडिशरी को एक तरीके से असर्टिव बनाया है अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। तो एक तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है द इम्पॉसिबल ट्रिलेमा। इसमें अभी जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक सिचुएशन का सामना कर रही है, जहाँ में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, रुपी का एप्रिसिएशन भी हो रहा है, कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है पैसे का, मल्टीप्लायर फैक्टर मतलब लोगों को जब लोन दिया जाता है जिससे पैसे से पैसा बनता है, वो मल्टीप्लायर फैक्टर भी कहीं ना कहीं इनफेक्टिव दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन किस तरीके से हैंडल होगी या कितनी ग्रेव है, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। और ये वाला आर्टिकल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी 70th बर्थडे है, तो उस पे उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या एस्पिरेशंस, आप इसको पढ़ सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि हाँ किस किस तरीके से एक लीडर को काम करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे काम करना चाहिए। तो आप ये थोड़ा देख लेना इसको। बाकी अपन 2 आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है जो है वो है अ कांस्टेंट इरिटेंट टू पावर। ये आर्टिकल लिखा गया है उपेंद्र बख्शी के द्वारा। सबसे पहले अपन कंटेक्स्ट देख लेते हैं। जब बात आती है कि कोई भी रिलीजन हमारे यहाँ पर, उससे संबंधित कोई भी कानून, उनका किस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन इम्पैक्ट आता है। कैसे कि मान लो कोई भी रिलीजियन बेस्ड कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे काम करता है, किस तरीके से रिलीजन को रिकॉग्नाइज करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो भी लॉज हैं, उनका हमारे यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया जाता है रिलीजन के चश्मे से ही। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जब जुडिशरी की बात आती है, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात आती है, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये 3 ऑर्गन होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर कोई भी गलत काम करे या फिर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर जो हमारी जो फॉर फादर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका जो आइडिया था, एक एस्पिरेशंस जो थी, उनसे अगर हट करके कुछ जा रहे हो जो कि एडवर्स इंपैक्ट ला सकते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसको कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस का काम करता है जुडिशरी वाला ऑर्गन। तो यहां पर अपन ध्यान देंगे कि केशवानंद भारती केस इकलौता एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस आया था जिसका रिलेशन तो था रिलीजन से, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो कानून है हमारा, जो सुप्रीम लॉ है हमारी लैंड का, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको किस तरीके से एक लैंडमार्क डिसीजन के बेसिस पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक एंगल प्रोवाइड किया है डिफरेंट इश्यूज को अगर इंटरप्रेट करें। तो इसमें पॉइंट लास्ट में ये आएगा कि ये रिलीजियन से ही उठा हुआ मैटर था कि हाँ, जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में जो एडनीर मठ था, वहाँ की ज़मीन को हड़पा गया था, या फिर केरला गवर्नमेंट ने एक तरीके से लैंड रिफॉर्म के अंडर में ले लिया था, एक्विजिशन कर लिया था, तो उसके अगेंस्ट में केशवानंद भारती इंक्लूडिंग उनके जो फॉलोअर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि भाई हमारी ज़मीन हमें दोबारा से दिलाओ, हमें रीस्टोर करो। वो बात अलग है कि ये केस हारे थे, ठीक है, केशवानंद भारती जी ये केस हारे थे, पर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जब देखोगे ना, तो वहां पर ये कहीं ना कहीं एक वॉर को जीतने के बराबर था। कहने का मतलब एक बैटल तो इस वर्डिक्ट में कहीं ना कहीं केशवानंद भारती जी हारे थे, पर एक वॉर जो होता है ना, जहां पर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव्स अपनी कोई भी एक तरीके से ऑर्बिट्ररीनेस को अवॉइड करें, वहां पर जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको इंपोज करने में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क डिसीजन था ये। ठीक है, तो ये वॉर जीता गया था, बैटल चाहे हार गए हो केशवानंद भारती जी। ठीक है, ये केस जो था, ये केस गया था 29th अमेंडमेंट लेकर आई थी इंडियन पार्लियामेंट, और उस अमेंडमेंट के अंडर में केरला गवर्नमेंट ने जो मठ की प्रॉपर्टी को सीज किया था, टेक ओवर किया था, उसके अगेंस्ट में ये पहुंचे थे केशवानंद भारती जी की। और 29th अमेंडमेंट जो लेके आए हैं, इसमें केरला गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी हड़पी और उसको 9th शेड्यूल में रख दिया। अब शुरुआत में क्या था, 1950 में आ गई थी ये जो 9th शेड्यूल है, पहली शेड्यूल ऐड की गई थी। इसमें क्या है, ऐसे लॉज को उठा करके डाल दिया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जिन पर
इंडियन पार्लियामेंट ये चाहती है कि ये इम्यून रहे, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो, कि उसके ऊपर जुडिशरी कोई सवाल ना उठाए। अब शुरू में तो क्या था, जुडिशरी का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। रीज़न बीइंग क्योंकि इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी ना इंडिया की, उसके लीडर्स थे वो, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली, ऐसे करके जो लीडर्स थे ये सारे के सारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके थे। इस वजह से जुडिशरी अपने आप को ज़्यादा असर्ट नहीं करती थी उस टाइम पे। पर जैसे जैसे टाइम बीता और नए जो प्राइम मिनिस्टर्स आए, नई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होती रही, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की बहुत बार रिपीटेड कोशिशें करते गए। तो उसी में एक सीरीज में ये एक पॉइंट था 29th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें प्रॉपर्टीज को भी टेक ओवर किया जा रहा था लैंड रिफॉर्म के नाम पे, और उसको उठा करके 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट की चलती नहीं थी। तो पॉइंट ये था, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन शुरू किया। अब इस केस में अगर अपन देखें तो ये जो केशवानंद भारती जी थे, इनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे उनका नाम था M.K. नंबियार, जो कि आज के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, के वेणुगोपाल, उनके पिताजी थे। तो उन्होंने परसुएड करने की कोशिश की कि केशवानंद भारती जी की जो ये प्रॉपर्टी है, मठ की जो प्रॉपर्टी है, ये इनका राइट है। तो रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी और प्रॉपर्टी इस पूरे एक्ट से कहीं ना कहीं वायलेट होती हुई दिखाई देती है कि जो रिलीजियस मठ है उसकी आप प्रॉपर्टी को कैसे कॉन्फिस्केट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को साइड में रख दिया और अल्टीमेटली ये कह दिया कि भाई बेसिक डॉक्ट्रिन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फोर फादर्स ने एस्पायर किया है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमें अपहेल्ड करना है। तो इस केस में क्या हुआ, अल्टीमेटली जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना आर्टिकल 31 के अंडर में, उसको तो देखो ये कह दिया कि ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये केशवानंद भारती जी क्लेम कर रहे थे ना जिस प्रॉपर्टी का, तो वो तो क्लेम इनका नहीं हो पाया। पर बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट जितना भी जो इश्यूज होते हैं, जो पॉइंट्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, ये कह के कि जो पार्लियामेंट है वो इन राइट्स को या फिर इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, जो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाता है, उसको वायलेट नहीं कर सकती, चाहे वो आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट ही क्यों ना करे, ठीक है। तो इस बात को लेकर के फिर बाद में जो सीर का मतलब होता है एक वाइज पर्सन, जो केशवानंद भारती जी थे, उन्होंने कहा ये है, इसको कहा गॉड्स डिसीजन, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो भगवान का निर्देश है, हम इसको मानेंगे, ऐसे करके हो गया। तो इस केस का अगर अपन समझें, क्योंकि जब भी अपन बात करते हैं, जब एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो तो देखो केशवानंद भारती केस रिपीटेडली आता है, तो अपन थोड़ा सा और जाने इसके बारे में, केस के बारे में, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब कोई डिटेल में अपने को पता हो कि हाँ ये केस क्या था। क्योंकि नाम आता रहता है, अपने को पता है नहीं ये अंदर क्या था, तो वो फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है उस केस में। तो केशवानंद भारती केस की सुनवाई लगभग 68 दिन तक चली थी, जिसमें 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। अब उसमें भी 6 जजेस जिसमें मेन जज थे वो थे जस्टिस सिकरी, और दूसरी तरफ थे 6 जजेस, एक और ग्रुप, दोनों ऑपोजिशन में आ गए। उस दूसरे ग्रुप के जो लीडर थे वो थे जस्टिस रे। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये आ गया कि सिकरी ग्रुप ने तो ये कहा कि आर्टिकल 368 के अंडर में जो अमेंडमेंट की जो पावर है ना, अमेंडिंग की पावर है, वहां पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, लिमिटेशंस लगती हैं। दूसरी तरफ जस्टिस रे लेड जो 6 जनों का ग्रुप था, 6 जस्टिसेस का ग्रुप था, उन्होंने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिपील कर सकता है। तो ऐसे ऐसे करके 6-6 करके टाई हो गया। तो अल्टीमेटली इस रेशियो में फाइनल जो वर्डिक्ट आया वो दिया गया था जस्टिस HR खन्ना के द्वारा कि भाई यहां पर जो आर्टिकल 368 के अंडर में जो पार्लियामेंट के हाथ में पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उस पर लिमिटेशंस भी लगती हैं, आप उन लिमिटेशंस को ब्रीच नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये डिसीजन बेसिक स्ट्रक्चर का निकल के आया, जो आज भी पॉलिटिकल या फिर ज्यूरिस्टिक डेस्टिनी को इंडिया में कहीं ना कहीं डेवलप होने में हेल्प करता है, डायरेक्शन देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की जाए, करंट आज 1973 से लेके कितना टाइम हो गया, अभी 6 सितंबर को बेसिकली केशवानंद भारती जी की डेथ हुई थी, तब जाकर ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो इशू है ये न्यूज़ में आ रहा है, रिपीटेडली इन पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ना,
इसका आगे कितना यूज हुआ वो अपन देखते हैं। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं और सबसे लंबे टाइम तक इंडिया के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। तो इन्होंने सीधा बोला था कि ये जो एब्सोल्यूट अमेंडमेंट की जो पावर है ना, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल कर्स को पास करके ही आप ले सकते हो। दैट मीन्स जुडिशरी के पास में अपर हैंड है कि अगर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उनको चेक करने का पावर है जुडिशरी के पास। मतलब आर्टिकल 13 के बेसिस पे देखें तो जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है यहां पे। तो अल्टीमेटली अगर आप कुछ भी काम करते हो तो अगर कंट्री की वेलफेयर होती है तो उसमें जुडिशरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप अपनी पावर का मिसयूज करते हो, ये जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने कहा था, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट आया उसके ऊपर अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन कि अगर पावर का मिसयूज होता है ना तो उसको करेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, और अगर आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही जस्टिस एस.एन. द्विवेदी ने ये बोला था कि रेवरेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से जिंदा करने वाला डॉक्ट्रिन है ये अपने आप में। ऐसे ही जस्टिस पी.के. गोस्वामी ने भी जब असेंबली डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक केस था तो उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी का भी शोषण हो रहा है, अगर कोई भी कंफ्यूज्ड है इंडिया में, कोई भी सिटीजन हो या फिर एमपी हो, कोई भी हो, तो उसके लिए ये एक लास्ट रिजॉर्ट है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर ले, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ लेजिटिमेट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीज़ लेजिटिमेट नहीं है। तो अपन यहाँ पे 3 इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो केशवानंद भारती जी का जो ये पूरा केस है, इस केस में से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अलग अलग केसेस में देखे गए, पर जो वाकई में जो प्रोजेनी थी ना केशवानंद भारती जी की, क्या थियोलॉजी, धर्म से संबंधित बात, क्योंकि वो तो धार्मिक संस्थान ही तो है, मठ जो है, वहां पर अभी तक सेक्युलर थियोलॉजी को अभी इंटरप्रेट नहीं किया जा चुका है। कहने का मतलब सेक्युलर जब केस आते हैं ना, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड या फिर दो कम्युनल वायलेंसेस आते हैं, तब अभी तक कोई भी बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उसको अभी इंटरप्रेट नहीं किया गया है। बाकी बहुत सारे फील्ड्स में अलग अलग एंगल से देखे जा चुके हैं। तो केशवानंद भारती जी एक मतलब आप अगर देखें तो उस टाइम पे जो केशवानंद भारती जी के केस से जो निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, उसको सबसे ज़्यादा अपहेल्ड करने की कोशिश की थी सबसे लॉन्ग सर्विंग सीजीआई जो रहे वाई.वी. चंद्रचूड़, और उन्होंने ये कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्जर है, मतलब एक सैनिक की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट केसेस आए बहुत सारे आगे भी, जैसे राज नारायण केस, वमन राव केस, मिनर्वा मिल्स केस, इसमें बिल्कुल ये बताया गया है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक तीर्थ यात्रा जो निकली थी वो अपनी अल्टीमेटली मतलब तीर्थ यात्रा में जो अपना टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया इन तीनों केसेस में। जहां पर पार्लियामेंट की जो पावर थी, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर में जो आर्टिकल 14 और 19 को बार बार स्ट्रक डाउन किया जा रहा है या अंडरमाइन किया जा रहा था। देखो क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे पार्ट 4 में है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है, तो उनको क्या है कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि भाई आपको अल्टीमेटली ये गोल्स एस्पायर करने हैं, जैसे अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी देना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल लेवल पे पीस प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें, तो वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये लैंड रिफॉर्म जो था ना केशवानंद भारती वाले केस में, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का ही काम था। तो यहां पर पॉइंट ये आता है कि जब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 की बात आती है, जहां पर राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आती है, तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो ये आर्टिकल्स जो है ना 14 और 19 ये वायलेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स पे जब भी अटैक हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वजह से, तो पार्लियामेंट के एक्शंस को क्वेश्चन किया गया है बेसिक डॉक्ट्रिन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप ये चीज नहीं कर सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने मिनर्वा मिल केस में साफ साफ कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा जो प्रॉमिस किया हुआ ना, लोगों को राइट दिए हुए हैं, अगर वो कहीं डेंजर में आ जाते हैं ना,
क्योंकि लोगों को जब तक आप फंडामेंटल राइट्स नहीं दोगे तो अपनी डेस्टिनी के लिए काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब आप इन्हीं राइट्स को डेफर कर दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रोमिसेस है ना, आप उनको अवॉइड कर दोगे। इसलिए क्वेश्चन मार्क यहीं पे लग गया कि आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करो तो ये जरूर ध्यान देखो कि सिटीजन्स के राइट कितने वायलेट हो रहे हैं। दूसरा, वमन राव केस में भी एक मिरेकल आया। कैसे? अभी तक तो अपन ने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट का काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक ब्रेक का काम कर रही है कि कुछ भी पार्लियामेंट करने की कोशिश करे। पर जब वमन राव केस आया तो एक मिरेकल होकर के निकलता है, एक चमत्कार होता है कि जो अमेंडमेंट्स रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आज अगर अमेंडमेंट लेके आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट, तो वो कहीं ना कहीं पीछे अगर 1 साल 2 साल 15 साल पहले से अगर अप्लाई करने की बात करें तो ऐसे अमेंडमेंट्स को भी वैलिडेट कर दिया था कि ये सही है अमेंडमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो केवल एक हर्डल ही नहीं है, वो सपोर्ट भी करता है। चेक केवल ये किया जाता है कि हमारे जो बेसिक एथोज है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो। केशवानंद भारती जी के केस में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर आया ना, इसमें ये जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो थी ना, उसको एक और फीचर मिलता है जहां पे कोर्ट अपनी खुद की पावर को एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई देता है। जस्टिस भगवती, पीआईएल की जब बात आती है ना, जब जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल के बारे में आप पढ़ते हो इसमें एम लक्ष्मीकांत में, तब जस्टिस भगवती, अय्यर, इनके नाम आते हैं। तो जस्टिस भगवती ने इसे एक एसेंशियल फीचर बताया कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में तो हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स को बहुत बार अमेंड किया है और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट भी किया है जो आर्टिकल 31 में थी, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के ही रह गया है। तो इस चीज को भी तो बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन नहीं किया, जबकि इसको तो अपहेल्ड किया है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है, और ऐसा किया भी, तो उसको स्ट्राइक डाउन थोड़े ना किया। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिस अपना जो पावर एक्सरसाइज करता है ना कभी भी, तो वो तभी करता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम केसेस में, जिन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को ही इनवैलिड करार करने की कोशिश करे, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो वाकई में प्रोविजंस है ना, जो इंडियन सिटीजन्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एम्पावर करते हैं, अगर उनको चैलेंज करते हैं अमेंडमेंट, तो स्ट्रक डाउन करने के काम में लेती है सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को। तो स्कैर्सली का मतलब बहुत कम, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पावर को तभी एक्सरसाइज करती है जब सुप्रीम कोर्ट को सुटेबल लगता है। कोर्ट के पास में एक गोल्डन ट्रायंगल अवेलेबल है जिसके बेसिस पे इंटरप्रेट किया जाता है किसी भी चेंजेस को, किसी भी लॉ को, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी को, कि वो एक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत। तो वो गोल्डन ट्रायंगल है आपका आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। ये तीनों आर्टिकल बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। तो कोर्ट की स्पिरिट जो होती है ना, वो ये होती है कि कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया जाए। तब से 1973 में, ये जो 1973 से अब तक के जब एविडेंसेस देखें कि एपेक्स कोर्ट ने किस तरीके से काम किया है, तो हमेशा से एक डेमोक्रेटिक वे में काम किया है, रिस्पॉन्सिबल वे में काम किया है, और जितनी बार भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट किया है वो एक रेक्टिट्यूडनल वे में, दैट मीन्स राइटियस, बहुत सोच समझ के मॉरल ग्राउंड पे उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अगर हाँ, ये हो सकता है कि जो दूसरे गवर्नेंस के जो ब्रांचेज हैं जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार में अपने लिमिट्स ब्रीच करता रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को लाता है और हमारे एक्ट्स को नलीफाई कर देता है। पर रियल में आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक, रिस्पॉन्सिबल और रेक्टिट्यूड वे के अंदर ही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो जितनी बार भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठाए गए हैं उतनी बार ही ये काम में आता रहा है। अब यहां पर राइटर एक छोटा सा कोटेशन देते हैं कि कीनिया में जो प्रेसिडेंट थे उहुरु केन्याता का जो इलेक्शन हुआ था सेकंड टर्म के लिए, उसको नलीफाई कर दिया गया था कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस टाइम पे जस्टिस डेविड केनाई मारागा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे देश में एक जैसी चीज, एक कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को इंप्लीमेंट कराना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चरल एथोज,
जो एथनिकल डिवाइड है, रिलीजियस डिवाइड है, उसकी वजह से। तो ये चीज़ अपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो जस्टिस मरागा ने ये कहा था कि ये बिल्कुल बर्डनसम है कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो छवि है उसको चारों तरफ फैलाएं, पर ज़रूरी है कि हमारी मदरलैंड जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बनी रहे। चाहे रिवर हो, चाहे ओशंस हो, चाहे हिल्स हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे कोई हाउस होल्ड हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया जाए, चाहे ये कांस्टेंट इरिटेंट ही क्यों ना बना रहे। कहने का मतलब, चाहे ये कानून बनाने में हर बार चेक एंड बैलेंस का काम ही क्यों ना करे पड़े, या एक हर्डल का काम ही क्यों ना करे, पर अपने को इसको अपहेल्ड करने की जरूरत है। तो पॉइंट अल्टीमेटली ये निकल के आ रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है ना, ये केवल पावर को लिमिट करना ही नहीं है। जो मैनेजर्स ऑफ पीपल, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है ना, एमपीज, एमएलएज, इनको केवल टैकल करने के लिए ही काम नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत ट्रबल्स का सामना करना पड़ा, पर यहाँ पर आप देखोगे कि जुडिशरी ने जब भी कोई काम किया है तो अपनी सोवरेनिटी के अंडर में आके किया है। गवर्नमेंट्स ने जब भी कोई डेवलपमेंटल काम किए हैं, विकास से संबंधित काम किए हैं, अच्छा गवर्नेंस का काम किया है, तो वहाँ पर कोर्ट ने कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब अल्टीमेटली यही आता है कि जब ये कांस्टेंट इरिटेंट बना रह रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जुडिशरी अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। इसलिए अल्टीमेटली बात यही आती है कि ये गॉड्स डिसीजन था, जो कि केशवानंद भारती जी ने कहा। ठीक है, तो इससे आज क्या, हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, चाहे कुछ भी आए। हाँ, कई बार आपको भी लगता होगा पर्सनली कि ये वाकई में जुडिशरी हर्डल का काम कर रही है, बट चेक एंड बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस मिस हो जाएंगे तो फिर अथॉरिटेरियन रिजीम आ जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, द इम्पॉसिबल ट्रिलेमा। ये आर्टिकल लिखा गया है राजेश्वरी सेन गुप्ता के द्वारा। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की आरबीआई ने और उसमें ये लिखा कि रुपया जो है वो धीरे धीरे अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपए की वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आपने भी नोटिस किया होगा, डॉलर के कंपैरिजन में रुपया 73, 71 समथिंग ऐसे कुछ आ गया है, तो लगातार अप्रिशिएट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, जो भी चीज़, चाहे ऑयली हो या फिर कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से महंगाई का प्रेशर घटता हुआ हम महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई आप एक तरफ तो करेंसी अप्रिशिएशंस को लेके खुश हो रहे हो, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाह रहे हो, तीसरी तरफ मार्केट में रुपए की कमी है, डॉलर बढ़ रहा है। तो इन सारे इश्यूज को अगर कंबाइन करें तो कहीं ना कहीं समस्या में घिरा हुआ दिखता है आरबीआई। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या डिबेट चल पड़ी है और क्या अपन यहां पे समझ सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि आरबीआई जो है, अगर इस एप्रिशिएशन को देख करके ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, तो पॉइंट यह है कि भाई आप इम्पॉसिबल ट्रिलेमा जो है, जिसमें 3 फैक्टर आते हैं। एक तो एक्सचेंज रेट, कि कितना फॉरेक्स आपने एक्सचेंज रेट मेंटेन कर रखा है दूसरे कंट्री से जो लेन देन करते हो, दूसरा आप इंडिपेंडेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करना चाहते हो, तीसरा आप वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड हो। तो इन तीनों चीजों को कैसे मेंटेन कर रहे हो, जबकि आप एक पे फोकस्ड ही अपनी रिपोर्ट दे रहे हो। दैट मीन्स आरबीआई जो है अभी अनेबल है इन तीनों चीजों को हैंडल करने में। तो पॉइंट ये आता है कि कंट्री में अभी ये चीज बहुत जरूरी है कि जब हम इस तीनों में से किसी एक चीज को चूज करें, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब भी कोई भी ओपन इकोनॉमी होती है, मैक्रो इकोनॉमी का मतलब जो बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, जो अपन अपनी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज ही होते हैं ज़्यादातर। माइक्रो इकोनॉमी तो अपन इतनी ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ी है। तो यहाँ पर एक पैराडाइम निकल के आता है, एक पूरा एक सिनेरियो निकल के आता है, जहाँ पर एक ट्रिलेमा, मतलब 3 चीज़ें उलझा के रख देती हैं पॉलिसी मेकर्स को। तो चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी हो आज के टाइम पे, जो कि आज इस ओपन ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल एरेना में अपना रोल प्ले करती है, तो वो सारे वर्ल्ड के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, इस तरीके की ट्रिलेमा को फेस करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो पॉलिसी ट्रिलेमा होता है, वो उन पॉलिसी मेकर्स को कहीं ना कहीं प्रेशराइज भी करता है कि भाई आप 3 चीजों में से किसी एक चीज को चूज करो, फिर आगे बढ़ो। अब आरबीआई ने क्या किया है, इन चॉइस की बजाय आरबीआई ने तीनों चीजों के ऊपर एक साथ काम किया, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स पे, और एग्रेसिव मैनर में, वो भी तब जब पेंडेमिक की वजह से हम कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से आरबीआई ने टैकल करने की कोशिश की है इन पूरी सिचुएशंस को।
देखो, सबसे पहले आरबीआई ने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, इवन रियल टर्म में देखे तो नेगेटिव लेवल तक लेके चला गया। और दूसरी तरफ आप देखोगे पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से क्या होता है, मार्केट में क्या पैसा उतारना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले। दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब मार्केट से आएगी तो पैसा जाएगा कि नहीं मार्केट में, तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट और कम होती हुई दिखाई देती है जब मार्केट में पैसा, देखो जिस चीज़ जो मार्केट में ज़्यादा होगी ना चीज़ें, उन चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे आज मिट्टी है आपके चारों तरफ, क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। और ये ही मिट्टी जिस दिन पैक होकर के एक डब्बे में बिकना शुरू हो जाएगी तो मिट्टी की वैल्यू अप हो जाएगी। इससे समझ लो आप पानी की वैल्यू आप समझ लो, आज तक पानी एक कॉमन गुड रहा है, किसी ने कोई कंसिडरेशन नहीं दी। आप जैसे जैसे ये वाटर क्राइसिस देखे जा रहे हैं तो पैसे लग रहे हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ती है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है कि मार्केट में अगर रुपया बहुत सारा हो गया तो इंटरेस्ट रेट भी तो लगातार कम होगी, वही चीज़ अब देखी जा रही है। तो कहने का मतलब है दूसरी तरफ आप देखो, एक तो हो गया लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में। दूसरी तरफ आप देखोगे लगातार कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा से ज़्यादा आए जा रहा है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि और इसका अल्टीमेटली कारण क्या हो रहा है, फॉरेक्स जो है आरबीआई के पास में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप एक चीज़ बताओ, मार्केट में डॉलर्स हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो गए, रुपीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स हैं, तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू डाउन होगी कि नहीं। वही बात, जो चीज़ ज़्यादा है जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम, तो रुपया एप्रिशिएट हो गया कि नहीं। अब रुपया एप्रिशिएट हो गया तो क्या आप एक्सपोर्ट बूस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है तो रुपया डेप्रिशिएट होना जरूरी है, या फिर रुपए की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी, ठीक है। एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको पता होगा, ये नहीं पता तो आप प्लीज देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन एक्शंस को देखोगे जहां एक तरफ तो हम रुपए के एप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रुपए की ज्यादा लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं मार्केट में, तो ये इनकंपैटिबल लग रहा है कि नहीं आरबीआई के जो एक्शंस हैं। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं आने वाले टाइम पे सीरियस पॉलिसी डिलेमा में फंस सकता है आरबीआई और गवर्नमेंट। अब अगर धीरे धीरे एक एक चीजों को समझे तो आप देखो, पहला कॉर्नर इस ट्रिलेमा का, कैपिटल इनफ्लो लगातार आ रहा है मार्केट में पैसा। पहले मंथ जो पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था कोरोना का, तो उसके शुरुआती पहले महीने की बात करें तो लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था हमारे यहां से आउटफ्लो था, बाहर निकाल रहे थे लोग पैसा। पर पिछले महीने में ही ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए में, तो वहां पर पॉलिसी मेकर्स ने स्टिमुलेटिव मेजर्स लिए हैं, मतलब मार्केट में उन्होंने भी पैसा फेंका है कि कैसे भी करके इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है ना, उसमें डॉलर्स या फिर जो भी इंटरनेशनल करेंसीज है उनकी वैल्यू, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। अब क्वांटिटी बढ़ गई तो क्वालिटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गई। तो इससे क्या हो गया, इंडिया के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। और इस ट्रेंड को आप एफपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, या स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन जा रहे हैं, एफडीआई भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है, जो हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंडियन कॉर्पोरेट जो आउट ऑफ इंडिया से उधार लेकर के आते हैं, वो भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली डॉलर बहुत ज़्यादा आ चुका है इंडिया में। दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, ऑयल प्राइसेस बहुत कोलैप्स कर गई है। तो करंट अकाउंट बैलेंस है ना, डेफिसिट ना होकर के अब सरप्लस हो गया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इंपोर्ट भी गिर गया और एक्सपोर्ट भी गिर गया। अब आप देखो, एक्सपोर्ट जितना गिरा है ना, उससे ज़्यादा तो इंपोर्ट गिर चुका है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करता है ना, उसमें सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब अगर दूसरे कंट्रीज अपना सामान इंडिया में नहीं बेच पाएंगे तो इंडिया से कैसा ट्रेडिंग रिलेशन, ठीक है। तो इस चक्कर से इंडिया कहीं ना कहीं वर्सली परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स की अगर अपन बात करें तो। इसी तरीके से ये सारे फैक्टर्स मिलके कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ सप्लाई और डिमांड जो है ना, पर्टिकुलर बात करें फॉरेन एक्सचेंज में, जहां पर करेंसी को अप्रिशिएट होता हुआ देख रहे हैं अपन डॉलर के अगेंस्ट में, क्योंकि डॉलर के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं तो रुपए के कंपैरिजन में, या रुपया तो स्टेबल अपनी जगह पे मान लो, और दूसरी तरफ डॉलर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैपिटल भी आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, एफपीआई आ रहा है, उधार लेकर के आ रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट्स। तो डॉलर की जो वैल्यू है हमारे कंट्री में डाउन होगी कि नहीं, रुपए के कंपैरिजन में डॉलर डाउन जाएगा। तो इससे हम थोड़ा सा और साइड में चलें, ये तो हो गया डॉलर का सेगमेंट, फॉरेक्स की बात होगी फर्स्ट। सेकंड, अब बात करते हैं करेंसी स्टेबिलिटी की। अब आप बात कर रहे हो, आरबीआई कह रहा है कि जो एप्रिशिएशन हो रहा है मनी में, तो उसका एक प्रेशर भी तो होगा ना।
कैसे? मार्केट में अगर एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज आ गया, डॉलर बहुत सारा आ गया, डॉलर आ गया या फिर कोई भी, यूरो भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है, इंटरनेशनल करेंसीज जिनको बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडियन रुपी के अगेंस्ट में, तो वो रुपी को क्या स्ट्रेंथन होने देगा? तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज को आप क्या करते हो, मार्केट में अगर डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो आरबीआई इंटरवेन करेगा, अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी होती है प्रिवेंट करना कि कैसे भी करके रुपया ज़्यादा स्ट्रेंथन ना हो। अब उसके लिए क्या, डॉलर खरीदा जाएगा मार्केट से। अब मार्केट से अगर आरबीआई डॉलर खरीदता है तो पैसा तो गया ही ना मार्केट में। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, आज इंडिया के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो रिकॉर्ड हाई टाइम लेवल, मतलब हाई लेवल पे हैं, $540 बिलियन, जो अभी तक 500 के ऊपर भी नहीं गया था, जो $540 हाई पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब आरबीआई के पास में तो डॉलर बहुत सारा इकट्ठा हो गया और मार्केट में पैसा बहुत सारा उतर गया। सॉरी। तो इस तरीके से डोमेस्टिक मनी सप्लाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं मार्केट में अगर रुपया ज़्यादा निकल गया तो? एक विशियस साइकिल देखो आप। और इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई को प्रेशराइज करता है कि भाई आप फॉरेक्स इंटरवेंशन करो। तो अब ये जो फॉरेक्स इंटरवेंशन आरबीआई ने किया है, जिससे कि डॉलर को एब्जॉर्ब किया है मार्केट से, डॉलर को खुद के पास लिया है, मार्केट में पैसा भेज दिया, तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हुआ कि नहीं? तब जाके फिर आरबीआई के पास में एक ऑप्शन आता है कि वो स्टरलाइज करे, कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी जाता है, रुपया ज़्यादा है, तो उसको सोखा जाए। वो कैसे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल आउट करे। अब प्रीवियसली अपन ने क्या देखा, आरबीआई पैसा छोड़ने के लिए बॉन्ड्स परचेज कर रहा है, जबकि यहाँ पर फॉरेक्स परचेज करने की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है मार्केट में, रुपया, तो उसको कंट्रोल करना है, तो अब वापस से उन्हीं बॉन्ड्स को सेल आउट करे और खुद पैसा ले। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि नहीं, डिलेमा बन रहा है कि नहीं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरबीआई के सामने आज के टाइम पे, जहाँ पे फॉरेक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, चाहे वो डॉलर खरीदे, चाहे सिक्योरिटी बॉन्ड्स की एक्सचेंज करे, कुछ भी करे। हाँ, ये बात ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट जैसे कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है जो कि न्यूट्रल हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तो आरबीआई परचेज कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड, मतलब उनका जो आउटकम है ना, इंटरेस्ट रेट, मतलब जो आरबीआई को बेनिफिट हो सकता है, वो कम ना हो, इसके लिए लॉन्ग टर्म को तो खरीद रही है आरबीआई, और उसी इक्वलेंट अमाउंट के अंदर शॉर्ट टर्म बेच रही है मार्केट में, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेच्योर हो जाए पैसा और आरबीआई फिर से वो पैसा हार्नेस कर सके मार्केट से। ठीक है, तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आता है कि आरबीआई जो है वो बॉन्ड परचेज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव हाइक ही जा रहा है मार्केट में, पैसा बहुत ज़्यादा गया। तो स्टरलाइजेशन करने की बजाय, जो कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से लिक्विडिटी बढ़ी, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो बॉन्ड्स बेचना है, उसकी बजाय आरबीआई खुद लिक्विडिटी को बढ़ाने में लग रहा है। और आज आप देखोगे लिक्विडिटी बढ़कर के 8 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है एक पॉइंट पे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये जो इंजेक्शन किया गया है रुपए का मार्केट में बहुत ज़्यादा, अब इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये ब्रॉड मनी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। कारण, ब्रॉड मनी का मतलब बैंक्स में पैसा होता है, लोगों के हाथों में जो पैसा होता है, जो सर्कुलेशन में जो पैसा होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिक टर्म है, आप पढ़ ही लेना, और पढ़ लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझाई हुई चीज़ें हैं। तो ये जो पैसा है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है क्रेडिट में, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में पैसा ही नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताओ, मार्केट में पैसा है, आपके घर पे पॉकेट में पैसा पड़ा है, आपके क्या काम आएगा? पड़े पड़े वो डबल ट्रिपल तो नहीं होने वाला। अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, या फिर कहीं पे आप बॉन्ड्स खरीदो, या फिर कहीं पे शेयर्स खरीदो, तो आप इन्वेस्ट करो, प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज़ हो, तब आपके शेयर का कुछ बेनिफिट मिले, तब तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा ना, कि पैसे से पैसा बना। पर पड़ी पड़ी मनी कहाँ काम करेगी? एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम अभी चल रही है। आरबीआई इस इम्पॉसिबल ट्रिलेमा को लगातार इग्नोर करता जा रहा है, और लगता ये है कि अल्टीमेटली ये जो इग्नोरेंस है ये प्रॉब्लम का कारण बन जाएगी। यहाँ पर दो रास्ते निकलते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है। दो चीज़ों में से चूज करना, या तो अपन एक्सचेंज रेट ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दें, या फिर हम इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दें। आरबीआई को मतलब बताया जा रहा है कि या तो एक्सचेंज रेट ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे डॉलर को खरीदना बेचना जो करना है वो करो, या फिर इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव जो आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी हुई है, 4 ± 2% इन्फ्लेशन आपको रखनी है फिक्स। तो इन दोनों में से अगर देखें तो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं आरबीआई के लिए। अगर एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होती है
तो हमारा एक्सपोर्ट डाउन जाता है, और एक्सपोर्ट तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन को अगर टारगेट करते हैं तो हमारा कंट्री ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, क्योंकि आरबीआई का कमिटमेंट है कि भाई कैसे भी करके 4+-2 के ऊपर हमें टैकल करना है। तो अगर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देखें, जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे 2008 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तब जो इन्फ्लेशन थी वो डबल डिजिट में पहुंच चुकी थी। तो अगर उस टाइम पे देखें और अब के टाइम पे देखें तो इन्फ्लेशन तो बढ़ने का स्कोप और भी बना हुआ है। तो दोनों चीज़ों को टैकल करना आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रायलेमा है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो कंस्ट्रेंट्स है ना, वो हमें ज़्यादा कहीं ना कहीं जकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। रिटेल इन्फ्लेशन 6% की टारगेट जो अब दी हुई है, मैक्सिमम अपर लिमिट, उसको ब्रीच कर चुके हैं। कोर इन्फ्लेशन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोर इन्फ्लेशन में जो आप फ्यूल, फूड ये हटा दोगे ना, ओवरऑल जितना भी होता है उसमें से, तो कोर इन्फ्लेशन आ जाती है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट अभी भी कम है, प्राइवेट सेक्टर में लोन लोग ले ही नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ क्रेडिट ज़्यादा जा रहा है, तो केवल गवर्नमेंट ही अपना रोल प्ले कर रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ब्रॉड मनी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो भाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो है ही, उसमें डाउट ही नहीं है। जबकि इंपोर्ट आप कर नहीं पा रहे हो, कहने का मतलब इकोनॉमी इज ऑल अबाउट साइकिल, घूमता रहेगा ना पैसा, तो आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल हैं। वो ज़माना गया जब पॉकेट में 10 लाख रुपए रख करके बोलते थे मैं पैसे वाला हूँ, नहीं। अब ज़माना ये है कि कितना टर्न ओवर हो रहा है, समझ गए? तो इस तरीके से डिफ़िकल्टीज तो सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। ओके, ये हो गया आर्टिकल अपना कंप्लीट। थैंक यू।